हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। आज है 23 मार्च 2022 और हम डिस्कस करने वाले हैं आज के, जिस तरह से डेली हमारा करंट अफेयर डिस्कस होता है, टोटल 20 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा सेशन। उसके पहले एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेशन में, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर सेशन मिशन सक्सेस के साथ। याद रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद। आज का वो दिन है जब किसी क्रांतिकारी ने, किसी महापुरुष ने इस नारे को दिया था जिसका नाम है इंकलाब जिंदाबाद। आज थोड़ा सा इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे देश के शहीदों के नाम एक दिन आज है 23 मार्च। इसी दिन हमारे देश के कुछ शहीदों को फांसी की सजा दी गई थी। अंग्रेजों के द्वारा गलत तरीके से फंसा करके, गलत केस में फंसा करके उनको फांसी की सजा दी गई थी। और इस टॉपिक में आज थोड़ा सा इनकी क्रांतिकारियों के बारे में कुछ पॉइंट हम समझेंगे जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, और साथ में ये जानना भी जरूरी है कि हमारे देश के किन क्रांतिकारियों को किस तरह से प्रताड़ित किया गया। सबसे पहले अगर हम बात करें डियर, तो 1908 में, सबसे पहले 1908 में हमारे देश के क्रांतिकारी थे जिनका नाम है खुदीराम बोस। क्या नाम है? खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में जो है एक अंग्रेज थे जिनका नाम है किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या करने के प्रयास में उनको फांसी दी गई थी। 18 वर्ष की उम्र थी उसमें। ठीक है, उस समय इनकी 18 वर्ष की उम्र थी। 11 अगस्त को इनको फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस के बाद जो है, जब 1909 में एक क्रांतिकारी थे डियर, उनका नाम है मदनलाल ढींगरा। क्या नाम है? 1909 में मदनलाल ढींगरा, इनको जो है मदनलाल ढींगरा को करजन वायली की गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी थी और उसकी सजा दी गई 1909 में जो है 16 अगस्त 1909 में इनको फांसी दी गई थी। मदनलाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है मदनलाल ढींगरा के बाद जब लगभग 1920 के बाद जब गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था सफल हो गया, तो फिर से क्रांतिकारियों ने बागडोर अपने हाथ में ले ली। और उसके बाद जो है कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको, जैसे आपका 1912 में एक रास बिहारी बोस ने लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था जिसमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है, बम फेंका गया था जिसमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मास्टर अमीचंद्र हैं, दीनानाथ, अवध बिहारी, बालमुकुंद, ये सारे लोग इसमें थे। और इसमें दीनानाथ जो थे वो सरकारी गवाह बन गए थे, जिसके कारण मास्टर अमीचंद को, अवध बिहारी को और बाल मुकुंद तथा बसंत कुमार विश्वास 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी 1912 में। 1912 के बाद डियर एक लगभग 1925 में, कब हुआ था? तो 1925 में जब भारत में आपने देखा था 1924 में जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1924 में। उसके बाद भारत में क्रांतिकारी एक्टिविटीज जो है ज़्यादा हो गई थी, क्रांतिकारी एक्टिविटीज बढ़ने लगी थी। और उसी के बाद एक आपका कांड हुआ था, काकोरी कांड। कौन सा डियर? उसी के बाद हुआ था काकोरी कांड। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काकोरी कांड कब हुआ था। तो 1925 में हुआ था, 9 अगस्त को। अगस्त का महीना काफी इंपॉर्टेंट है, इसी में ज्यादातर आपके कांड हुए हैं। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, याद रखिएगा। और इसी में काकोरी कांड में ही आपका जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, कौन? राम प्रसाद बिस्मिल सबसे पहला, याद रखिएगा। उसके अलावा राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह और आसफाक उल्ला खान, इन लोगों को जो है फांसी की सजा दी गई थी 1927 में। 1927 में काकोरी कांड की वजह से इनको फांसी दी गई थी और सचिंद्र सन्याल जो थे उनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी। ये भी याद रखिएगा पॉइंट। उसके बाद अगर हम बात करें डियर, तो लगभग 1928 में, क्योंकि जो आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था इसका कन्वर्जन हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में। ठीक है, और ये जो नया क्रांतिकारी दल था इसमें भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे। और इसी में भगत सिंह ने जो है पंजाब के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, और जो पुलिस कप्तान थे उस समय सैंडर्स, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। उसके अलावा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था। उसके अलावा जो है इसी दौरान जो है बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और
गिरफ्तारी के बाद ही 23 मार्च 1931 में 23 मार्च 1931 में डियर इनमें से भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दे दी गई थी और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दे दी गई थी। इन सारे क्रांतिकारियों के बारे में याद रखिएगा, इनके नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। और 23 मार्च 1931 में जो फांसी दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, ये तीनों फांसियां गलत केस में फंसा करके दिया गया था। ठीक है, गलत केस में फंसा करके इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी, क्योंकि उस केस में जिसके लिए इन्हें फांसी दी गई थी उस केस में ये लोग शामिल नहीं थे। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने शहीद दिवस को मनाते हुए, हमारे देश के वीर जवानों को, क्रांतिकारियों को याद करते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है गोवा के अगले यहाँ पर सॉरी ये आपका एक थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा मुख्यमंत्री। गोवा के अगले मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? गोवा के अगले मुख्यमंत्री कौन बनेंगे डियर? तो उनका नाम हो जाएगा प्रमोद सावंत। लगभग हर जगह के जो भी 5 स्टेट जहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे उन सभी जगह के मुख्यमंत्रियों की घोषणा की जा चुकी है। और गोवा के जो अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं डियर, उनका नाम क्या है? प्रमोद सावंत। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो प्रमोद सावंत बनेंगे, याद रखिएगा। इसके पहले भी यही थे। और प्रमोद सावंत को जो है हमारे देश के जो पहले रक्षा मंत्री थे उनकी जगह पर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कि गोवा के प्रमोद सावंत से पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनकी जगह पर इनको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट हमारा है डे लाइट मनी लीग के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाला फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? तो डे लाइट मनी लीग के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फुटबॉल क्लब जो बना है उसका नाम है मैनचेस्टर सिटी। क्या नाम है डियर? मैनचेस्टर सिटी जो है पहली बार सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फुटबॉल क्लब बन चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है 125 वर्षीय स्वामी शिवानंद जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनका जन्म कहां पर हुआ था? उम्र देख करके आप चौंकेंगे। यहाँ पर कितना है? 125 वर्ष। 125 वर्ष के हैं, आज भी जिंदा हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं। इनका नाम है स्वामी शिवानंद। और इन्हें क्या दिया गया डियर? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था सिलहट में। सिलहट कहाँ पर है इस समय? ये सिलहट है बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में है सिलहट। इनकी उम्र 125 वर्ष है डियर। और इनका इतने वर्ष तक जीने का राज क्या है? ये बिना मतलब जो भी आपके फास्ट फूड्स होते हैं या फिर तेल से बनी हुई चीज़ों का पालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, पूरी तरह से सादा भोजन करते हैं। और ये जो है लगभग 300 से 400 भिखारियों को जो कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं उनका इलाज भी करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम है स्वामी शिवानंद। अगला हमारा क्वेश्चन है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर हैं? तो अभी हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें विश्व के यानी पूरे दुनिया के 100 जो टॉप 100 सिटीज हैं सबसे प्रदूषित, उसमें से भारत के कितने हैं? सबसे ज्यादा 63 सिटीज हैं भारत में, यानी टॉप 100 में आधे से ज्यादा तो केवल भारत में हैं। और अगर भारत की बात करें डियर तो इसमें 63 में से आधे से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है। कहाँ के? हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो है आधा से ज्यादा 63 में से आधे से 50% से ज्यादा जो जगह है वो उत्तर प्रदेश में है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। टोटल टॉप 100 में 63 ऐसे शहर हैं जो भारत के हैं। नेक्स्ट हमारा है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डियर कब? 23 मार्च को। 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। इसी दिन आपका शहीद दिवस मनाया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और जो आपका WMO यानी अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन है वो कहाँ पर है? उसका मुख्यालय कहाँ पर है? हमने डिस्कस किया है कई बार इस क्वेश्चन के बारे में। WMO यानी वर्ल्ड मौसम मानसून जो आपका है कहाँ पर है इसका संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा।
ठीक है, कि इसका संगठन, इस संगठन का जो है मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा में, वियना में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, या फिर कहां पर है, जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 का प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? किसमें नियुक्त किया गया? तो व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस कहां पर है? तो अमेरिका में है। और यहां पर व्हाइट हाउस का कोविड-19 का प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया एक भारतीय को, इसलिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? आशीष झा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार से अगर बात करें अमेरिका की, तो डियर अमेरिका की इकोनॉमी भारतीय लोगों पर ही डिपेंड करती है। अमेरिका की जहां तक बात करें, उपराष्ट्रपति भी वो एक भी भारतीय मूल की हैं। अमेरिका में रहने वाली जो कंपनियां हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारी कंपनियों के सीईओ कहाँ के हैं? तो भारत के हैं। गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई एक भारतीय मूल के हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला एक भारतीय मूल के हैं। ट्विटर के सीईओ कौन है? तो अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई थी, हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। जल्दी से एक बार कमेंट में आंसर बताइएगा, ट्विटर के नए सीईओ किसको बनाया गया था? जो एक भारतीय हैं। ठीक है, ये सारे लोग भारत के हैं और भारतीय, ज्यादातर अमेरिकी कंपनियों में भारतीय सीईओ ही नियुक्त किए गए हैं। इस प्रकार से भारत के चिकित्सा क्षेत्र में, अनुसंधान क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में हर जगह भारतीयों का बोलबाला है। यानी जहां भी देखिए इंडिया वाले सबसे आगे हैं। और यहाँ पर कोविड-19 का प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है, आशीष झा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के नरसिंहपेटई नागस्वरम को जीआई टैग मिला है? किस राज्य का है? तो ये है तमिलनाडु का। ठीक है, कहाँ का है डियर? तमिलनाडु का है नरसिंहपेटई नागस्वरम। अगर हम बात करें हमारे उत्तर प्रदेश की डियर, तो उत्तर प्रदेश में अभी तक टोटल 27 प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग दिया जा चुका है। याद रखिएगा, 27 प्रोडक्ट को। काला नमक चावल को हाल ही में दिया गया था जीआई टैग, जो आपका काला नमक चावल बनाया गया था सिद्धार्थनगर में। ये पॉइंट याद रखिएगा, 27 टोटल हमारे उत्तर प्रदेश में है जीआई टैग जिनको दिया गया है। और ये आपका जो प्रोडक्ट है नरसिंहपेटई नागस्वरम जो है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। और यहीं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पहले थी जयललिता, ये भी याद रखिएगा। तमिलनाडु में ही रामेश्वरम है डियर। इसी तमिलनाडु में एक आपका डूडोंग संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया है? कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन अहमद, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है? तो याद रखिएगा, ये हैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे शहाबुद्दीन अहमद और उनका निधन हो गया। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। वहां की हेड कौन है इस समय? तो शेख हसीना है। अभी हाल ही में शेख हसीना के 2021 में शेख हसीना के पिताजी को जो है गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? शेख हसीना के पिताजी को। उनका नाम क्या है? एक बार कमेंट आंसर में आप दीजिएगा कमेंट में कि शेख हसीना के पिताजी का नाम क्या है, जिनको भारत की तरफ से गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा बांग्लादेश ने जो अभी हाल ही में 2021 में अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया, जब भारत की मदद से 1971 में पाकिस्तान के चंगुल से आजाद हुआ था बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स के अनुसार 2022-23 में भारत की जीडीपी को घटा करके कितना कर दिया गया है? तो भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को घटाकर कर दिया गया है 8.5%। कितना कर दिया गया डियर? 8.5% कर दिया गया है फिच रेटिंग्स के अनुसार। किसके अनुसार? तो फिच रेटिंग्स के अनुसार। और ये कब के लिए किया गया है? तो 2022 यानी आपका जो वित्तीय वर्ष है 2022-23 के लिए ये आंकड़ा दिया गया है 8.5%। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे वन लाइनर सेशन का कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बॉबे माइगा का निधन हो गया है? कौन से देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं सोमेलो बॉबे माइगा? तो याद रखिएगा, ये माली यानी आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है माली, वहीं के प्रधानमंत्री हैं सोमेलो बॉबे माइगा। और उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है इस माली देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री का। इस प्रकार से हमारा वन लाइनर सेशन डियर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग शुरू करेंगे हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार सेशन को आप सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया डियर लाइक कर दीजिएगा सेशन को। फिर हम लोग शुरू करते हैं हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन। आइए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी सेशन पर। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है कि बीजेपी की फांगनोन कोन्याक को किस राज्य से
राज्यसभा पहुंचने वाली पहली महिला बनी हैं? ये आपका 4 स्टार का क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन छपेगा। नाम छाप लीजिए दिमाग में। नाम क्या है? फोंगनोन कोन्याक। ठीक है, क्या नाम है डियर? फोंगनोन कोन्याक इनका नाम है। कौन से राज्य से हैं जिन्हें राज्यसभा पहुंचाया गया है? किस राज्य की पहली महिला बनी है जिन्हें राज्यसभा पहुंचाया गया है? जम्मू कश्मीर से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से या फिर उत्तर प्रदेश से? तो आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे बीजेपी से हैं ये, और बीजेपी के द्वारा इतिहास रचा गया है। इस राज्य की पहली महिला बनी है, इनको राज्यसभा भेजा गया है। इनका नाम क्या है? तो फोंगनोन कोन्याक हैं। और ये किस राज्य से हैं डियर? तो इनका नाम है नागालैंड। नागालैंड से हैं और नागालैंड के द्वारा पहली महिला को भेजा गया है राज्यसभा में। राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 252 है, याद रखिएगा। कितनी है? 252 सीटों की संख्या है राज्यसभा में। और सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें कहाँ की हैं डियर? तो उत्तर प्रदेश की। यूपी में राज्यसभा की सीटें सबसे ज्यादा है। कितनी सीटें हैं एक बार कमेंट में आंसर करके आप लोग बताइएगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? विधानसभा का तो हाल ही में चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर। कितनी? 403 सीटों पर। लेकिन उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को भेजा जाता है? जल्दी से कमेंट में आंसर बताइएगा। और इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड। यहीं पर नागा जनजाति पाई जाती है। नागा हिल्स यहीं पर है। म्यांमार से सटा हुआ ये आपका प्रदेश है नागालैंड। यहाँ पर जो प्रजाति नागा पाई जाती है वो काफ़ी लड़ाकू प्रवृत्ति की होती है, नागा प्रजाति, और ये काफ़ी शिक्षित होते हैं। नागालैंड ही भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ की राज्य भाषा क्या है? अंग्रेजी है। इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? दिल्ली, ढाका, इंजामेना या फिर दुशांबे? कहां पर जो है कौन सी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है डियर? तो याद रखिएगा, यहां पर सामने आपके एक लाइन लिखी हुई है, दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। यानी दिल्ली जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। याद रखिएगा, भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। ये खुश होने की बात नहीं है, बल्कि बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हमारे देश की राजधानी में इतना प्रदूषण है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा दिल्ली। 2021 में जो आंकड़े जारी किए गए थे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, उसमें भी दिल्ली शीर्ष पर था। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान की कैपिटल लाहौर थी। पाकिस्तान का जो शहर है, सॉरी, पाकिस्तान का सिटी कौन सा? लाहौर जो है दूसरे स्थान पर था। लेकिन दिल्ली इस बार जो है पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर बांग्लादेश का ढाका है। तीसरे स्थान पर चाड की इंजामेना है और चौथे स्थान पर है दुशांबे। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। और पहले स्थान पर कौन सा है? तो दिल्ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेम इसी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? यानी कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है? शहरों में तो कौन सा हो गया? दिल्ली हो गया। उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि 100 टॉप 100 जो आपके सिटीज हैं सबसे प्रदूषित, उनमें से भारत के कितने हैं? 63 हैं। भारत के 63 सिटीज हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। उनमें से भारत के हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आधा से ज्यादा शहर हैं जो इनमें प्रदूषित होने वाले सबसे ज्यादा सिटीज हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? भारत, चाड, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? तो आंसर याद रखिएगा, बांग्लादेश हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश जो है विश्व का सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया है। चाड जो है अफ्रीका का सबसे प्रदूषित देश है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चाड जो है अफ्रीका का सबसे प्रदूषित देश है। भारत की कैपिटल दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा डियर? बांग्लादेश विल बी द करेक्ट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, 23 मार्च 1931 को जिन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी वो कौन कौन है? यानी इसमें से कौन से क्रांतिकारी हैं जिनको फांसी दी गई थी? तो यहाँ पर अभी हाल ही में हमने स्टार्टिंग में इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, हमारे क्रांतिकारियों के ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में डिस्कस किया। 23 मार्च को जिसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, हमारे देश के हर एक जवान, हर एक क्रांतिकारी को उनके कर्तव्य निर्वहन के लिए उनको सल्यूट बनता है। प्रति
हर व्यक्ति को उनके कर्तव्यों पर उन्हें नमन करना चाहिए, कम से कम ना सही तो आज के दिन जरूर। आज है 23 मार्च, शहीद दिवस जो हम लोग मनाते हैं, और इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी। ये क्वेश्चन आपका है, किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी दिया गया था, सुखदेव को दिया गया था, राजगुरु को दिया गया था, लेकिन बटुकेश्वर दत्त जो हैं ये भी इनके साथ पकड़े गए थे, लेकिन इन्हें फांसी की सजा नहीं दी गई थी, बल्कि इन्हें काला पानी की सजा दी गई थी। क्या दिया गया था डियर? काला पानी की सजा दी गई थी बटुकेश्वर दत्त को, और इन तीनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4 हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ धरती का सबसे गर्म स्थान कौन सा बना है? दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा बना है जहां पर जो पारा है वो पहुंच चुका है कितना? 53.2 डिग्री सेल्सियस। इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, और आज के समय में अगर भारत में देखें तो इस समय ऐसा लगता है मई जून का महीना चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन ये जो 53.2 डिग्री सेल्सियस का जो आंकड़ा है, ये कौन से देश ने या कौन से शहर ने टच कर लिया है? दुनिया का सबसे गर्म स्थान बन गया है। कहाँ पर? कुवैत, सहारा का मरुस्थल, थार, मौशिनराम। तो ये जगह है जिसका नाम है कुवैत। ये सिटी आप देख रहे होंगे, इतनी शानदार सिटी है, इतनी जो आपके अरेबियन कंट्रीज में मरुस्थल, पूरा अरब पूरा क्षेत्र है, यही जो आपका देश है कुवैत, यही जो है यहाँ पर पारा जो है इसका जो टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा हो गया है 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ। ये धरती का सबसे गर्म स्थान बन गया है, और आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर कुवैत। ठीक है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो अफ्रीका में है। भारत में थार का मरुस्थल है, और भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? तो ये होती है मौसिनराम में। कहाँ पर है? तो ये आपके मेघालय में है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर मौसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसके द्वारा फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया गया है? किसका अधिग्रहण किया गया है डियर? तो याद रखिएगा, गिग इंडिया का। ठीक है, तो किसके द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फोन पे के द्वारा, गूगल पे के द्वारा, भीम के द्वारा, या फिर एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई क्या होता है? तो डियर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो किसके द्वारा ये आपका अधिग्रहण किया गया है, ये आपको आंसर में बताना है। जल्दी से आंसर, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं डियर, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा, फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया गया है फोन पे के द्वारा। किसके द्वारा? फोन पे के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है। अगर हम फोन पे की बात करें डियर, इसका जो स्थापना है 2015 में की गई थी। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। समीर निगम, कौन? तो समीर निगम इसके जो हैं सीईओ थे। याद रखिएगा, समीर निगम इसके जो हैं सीईओ हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है फोन पे का? तो ये है बेंगलुरु में। ठीक है, फोन पे का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। उसके अलावा अगर गूगल पे की बात करें तो इसकी भी स्थापना 2015 में हुई थी। गूगल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा डियर? तो गूगल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उसके अलावा एक आपका पेमेंट ऐप है भीम यूपीआई, जिसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। कब? 2016 में शुरुआत की गई थी भीम यूपीआई की। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इस एनपीसीआई का जो स्थापना की गई थी वो किया गया था 2008 में। कब किया गया था डियर? 2008 में एनपीसीआई की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, एक और आपका पेमेंट ऐप होता है, काफ़ी फेमस है, जो आप लोग यूज करते हैं, जिसका नाम है पेटीएम। और पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में। ठीक है, 2010 में पेटीएम की स्थापना की गई थी। इसके जो सीईओ थे या फाउंडर, इसके मेंबर जो थे, उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। याद रखिएगा, विजय शेखर शर्मा इसके जो हैं फाउंडर मेंबर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पेटीएम का मुख्यालय है। याद रखिएगा, इन सारे पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से डियर, याद रखना। आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोन पे विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और कौन सी देश की सेनाओं के बीच में 1 से 10 तलिक युद्धाभ्यास शुरुआत किया गया है? 1 से 10 तलिक युद्धाभ्यास शुरू किया गया किसके साथ में? ओमान, जापान, सेशल्स या फिर उज्बेकिस्तान के बीच में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से कल हमने डिस्कस किया था कि भारत और सेशल्स के बीच में एक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था, उसका नाम क्या है? जल्दी से कमेंट में आप लोग बताइएगा कि भारत और सेशल्स के बीच में जो युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है उसका नाम क्या है। ठीक है, और ये जो आपका युद्धाभ्यास हुआ है जिसका नाम है 1 से 10 तलिक युद्धाभ्यास, क्या नाम है डियर? 1 से 10 तलिक युद्धाभ्यास जो है ये किसके बीच हुआ है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। किसके बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में इस युद्धाभ्यास को आयोजित किया गया है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर नंबर 4, उज्बेकिस्तान विल बी द करेक्ट आंसर, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 में भारत की रैंकिंग क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, आप देख रहे होंगे सामने फिगर है। ये भारत में हाउस का बढ़ता हुआ दायरा है, यानी घरों के प्राइस में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके लिए ये इंडेक्स जारी किया गया है। और Q4 यानी साल में चौथा इंडेक्स जारी किया गया है, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, और इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 51। कितनी है डियर? 51 रैंकिंग है भारत की Q4 इंडेक्स ग्लोबल हाउस प्राइस रैंकिंग में। 83 रैंकिंग थी भारत की किसमें? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। 136 अभी हाल ही में आपकी एक इंडेक्स जारी हुआ था, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें भारत की रैंकिंग थी 136। और 46 किस में है? तो भारत की रैंकिंग 46 जो है वो भारत का इंटेलेक्चुअल जो माइंड है उसके सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 46 है। सारे पॉइंट याद रखिएगा, बौद्धिक क्षमता में 46 है, 136 हैप्पीनेस इंडेक्स में है, 83 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में और 51 है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग। आंसर हो जाएगा हमारा पहला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसने जीत लिया है? प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसने जीता है डियर? नीरज चोपड़ा ने, फ्रांसिस कैरे ने, नोगोंजी ओकोंजी-इवेला ने या फिर पी सोमनाथ ने। तो ये चेहरा तो आपको देख के लग नहीं रहा होगा कि कोई भारतीय है, यानी यहाँ पर नीरज चोपड़ा, जिनको अभी कल हमने डिस्कस किया था कि स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा जो है इन्हें मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, और पी सोमनाथ जो है इसरो के ये चेयरमैन है। तो दोनों आंसर तो कट चुके हैं पहले से ही, लेकिन आपका जो आंसर हो जाएगा वो है फ्रांसिस कैरे। फ्रांसिस कैरे को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये जो नोगोंजी ओकोंजी-इवेला है ये कौन है? तो ये हैं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेड हैं। कौन है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला हेड हैं नोगोंजी ओकोंजी-इवेला। और ये WTO है जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। सारे पॉइंट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि WTO की जो है इस समय अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो नोगोंजी ओकोंजी-इवेला को। ये किस राज्य देश की हैं ये आपको कमेंट में आंसर बताना है। नोगोंजी ओकोंजी-इवेला किस देश से हैं एक बार कमेंट में आंसर बताइएगा। इस बार UPPCS के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि नोगोंजी ओकोंजी-इवेला जिन्हें WTO का अध्यक्ष बनाया गया है किस देश की हैं? जल्दी से कमेंट में आंसर बताइएगा कि कौन से देश से इनका संबंध है, और आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांसिस कैरे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डोल जात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाएगा? डोल जात्रा त्योहार कहां पर मनाया जाएगा? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या फिर मध्य प्रदेश में। तो ये जो आपका त्योहार है डियर याद रखिएगा, डोल जात्रा फेस्टिवल, ये मनाया जाता है कहां पर? पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा, ये एक प्रकार से बसंत उत्सव होता है जो बसंत के आगमन पर मनाया जाता है। भरपूर होली मनाई जाती है इस त्योहार में बसंत उत्सव के आगमन पर। कहां पर मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, जहां के मुख्यमंत्री हैं ममता दीदी। यहीं पर इसकी कैपिटल है कोलकाता। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल का आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का। और इस तरह से हमारा जो सेशन है डियर, उसमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आज के करंट अफेयर के, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया हो जाएगा आज के सेशन का। और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए दोस्त हैं सारे लोग एक बार सेशन को जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, और सेशन को अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है,
और सेशन को अभी तक चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है डियर, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर से हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्ती के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।